हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म्स। हम लोग अपने चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखते हैं। आप अपने आसपास में बंदर, मच्छर, मक्खी, हाथी, गाय, भैंस, कुत्ता, ये अलग अलग प्रकार के जीव, आम का पेड़ देखते हैं, लीची का पेड़ देखते हैं, अमरूद का पेड़ देखते हैं। हम लोग कई प्रकार के जीव अपने चारों तरफ देखते हैं, देखने को मिलता है ना। तो अगर उन सभी जीवों को देखें और ये सोचें कि क्या उनके आकार एक समान है, नहीं, उनके आकार अलग अलग देखने को मिलेंगे। वो दिखने में अलग होंगे, उनकी आकृति भी अलग अलग होगी, है ना जी। उनका भोजन करने का भी तरीका अलग अलग होगा। अब देखो, जैसे मच्छर की बात करें, मच्छर किस तरह से भोजन करता है, वो खून लेता है, खून चूसता है। और हम लोग भोजन कैसे करते हैं, मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। तो हमसे ये भिन्न है ना। तो आप अलग अलग प्रकार के अगर जीवों को देखोगे तो उनके भोजन करने का भी तरीका अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। आवास की बात करें, देखिए मच्छर नालियों वगैरह में रहते हैं, है ना जी। हम लोग कहाँ रहते हैं, हम घरों में रहते हैं। बंदर कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। तो ऐसे अगर देखेंगे तो अलग अलग इनका आवास भी आपको देखने को मिलेगा। रंग की बात करें, आप यहीं पे भी देखो, इस शेर का रंग भूरा दिखाई दे रहा, बंदर का ये जो चिंपैंजी है इसका रंग काला दिखाई पड़ रहा, ये मनुष्य जो है गोरा दिखाई पड़ रहा, है ना। ये जेब्रा जो है ये सफेद और काला रंग के धारियों में दिखाई दे रहा। तो हम लोग ऐसे अलग अलग रंगों के भी जीव देखते हैं, है ना। उनके आकृति अलग होती है, रूप अलग होता है ना। आकृति या रूप एक ही बात हुई, रूप अलग अलग होता है, जो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से भिन्न है। तभी ना आप उनका पहचान कर पाते हो कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये गधा है। ऐसे आप पहचान कैसे कर पाते हो, आप उसमें कुछ असमानताएं देखते हैं, उनमें कुछ भिन्नताएं देखते हैं, जिसके कारण आप कहते हैं कि नहीं, ये जीव ये है, ये जीव ये है, ठीक है। तो इनकी आकृति की अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती, जैसे अमीबा। अमीबा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक कोशिकीय जीव होता है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे अमीबा भी है, पैरामीशियम हो गया, है ना जी। आपका कोई बैक्टीरिया हो गया, वो भी जीव है, लेकिन आप उसे सूक्ष्म आंखों से अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, है ना जी। कोई बैक्टीरिया हो गया, एक कोशिकीय जीव हो गया कोई, तो वो सब को आप अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जो आवश्यकता पड़ेगी। वो बहुत ही छोटे जीव होते हैं, ठीक है। तो यानी कि उनकी आकृतियां भी अलग अलग देखने को हमें मिलती है, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, आपने अगर पेड़ पौधों में देख लो, आम का पेड़ पहचान में आ जाएगा, लीची का पेड़ आपको पहचान में आ जाएगा, है ना जी। अमरूद का पेड़ आप पहचान लोगे, है कि नहीं। अलग अलग प्रकार के पेड़ों को आप आसानी से पहचान लेते हो। जंतुओं में भी उसी तरह से आप बड़े आकार के जंतु जैसे व्हेल हो गया, हाथी हो गया, ऊंट हो गया, है ना, फिर आपका जिराफ हो गया, ये सब क्या है, ये सभी आपके जीव है और इनमें आपको भिन्नता देखने को मिलती है कुछ ना कुछ। तो हम जीवों में जब हम लोग भिन्नता की बात करते हैं, तो जब हम भिन्नता की बात करते हैं तो उनमें कुछ हमें समानताएं भी देखने को मिलती है। जैसे मैं अगर यहाँ समानता की बात करूं तो मैं एक चिंपैंजी को ले लिया, एक मनुष्य को ले लिया, और फिर मैं एक बार मनुष्य को ले लिया और एक मच्छर को ले लिया, इनमें तुलना करके देखता हूँ। तो मच्छर और मनुष्य में जब तुलना करेंगे और उसकी अपेक्षा जब मनुष्य और चिंपैंजी में तुलना करेंगे तो इनमें हमें ज्यादा समानताएं नजर आएंगी, चिंपैंजी में और मनुष्य में। मच्छर में से समानताओं की बात करेंगे तो ना के बराबर आपको समानताएं दिखेंगी, लेकिन यही इन चिंपैंजी में और मनुष्य में तुलना करें तो देखिए, इसके दो कान, एक नाक, दो आंख, एक मुंह है, दो हाथ है, दो पैर है, ऐसे करके बहुत सारी समानताएं, क्योंकि ये हमारे पूर्वज होते हैं, ठीक है। आगे चल के हम लोग जीवों के बारे में जब पढ़ेंगे ना, अगले क्लास में कक्षा 10th में जाएंगे, तो वहां पे हम लोग ये जानेंगे कि सभी जीवों की उत्पत्ति एक सूक्ष्म जीव से ही हुई है, और वही आगे वृद्धि और विकास करके वो क्या हो गए, अलग अलग प्रकार के दिखने लगे। उनके रहने के स्थान, खाने का तरीका, ये सब में परिवर्तन के कारण उनमें भिन्नताएं आने लगी, और इतना ज्यादा हमारा लगभग लाखों जीव, संख्या में बात करें तो लाखों जीव जो है हमारे धरती पे रहते, इस धरती पे लाखों प्रकार के जीव यहाँ पाए जाते हैं। अब आप सोचो कि हमारे धरती पे लाखों संख्या में जीव हैं, लाखों प्रकार के जीव हैं, तो अगर हम लोग इसका एक एक करके अध्ययन करना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा,
बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर इसे अलग अलग वर्गों और समूहों में बांटकर, अलग अलग वर्गों और समूहों में बांटकर हम लोग इनका अध्ययन कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है और एक एक का अध्ययन करेंगे तो समझ जाओ कि पता चलेगा कि नए 2-4 और जीव उत्पत्ति हो गई। अभी ये संख्या खत्म ही नहीं हुई तो कुछ हजार संख्या में और भी नए जीवों की उत्पत्ति हो गई। भिन्नताएं आती रहती हैं तो नए जीव बनते रहेंगे और नए जीवों का उत्पत्ति होते रहेगा। कुछ ऐसा भी नहीं है, कुछ पुराने जीव भी जो है नष्ट होते जाते हैं। जैसे आपने डायनासोर का नाम सुना है, डायनासोर आप यहाँ पे है धरती पे नहीं है, नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो पुराने कुछ बहुत सारे ऐसे भी पक्षियां देख रहे होंगे जो पक्षी आप बचपन में देखते होंगे, लेकिन अब वो पक्षियां विलुप्त होते जा रही है। तो वो हमारे क्लाइमेट में परिवर्तन के कारण उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जाते हैं। तो वो सब तो अलग बातें हैं, हम लोग अपने चैप्टर में बात करते हैं। तो इन लाखों प्रकार के जीवों के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें उन्हें अलग अलग वर्गों और समूहों में बांट लेने से हम उनके बारे में बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इनके जीवन काल के हिसाब से बात करें, ठीक है, कहने का मतलब कि कितना दिन कोई जीव जिंदा रहता है उसके हिसाब से। तो अब एक मनुष्य की बात करें तो लगभग 80 साल तक, 80 साल, अब तो मनुष्य 80 साल जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं वो तो आप समझ ही रहे हो, पहले 100 साल उम्र होता था, अब 80 साल भी जी ले वो काफी है उसके लिए। और एक मच्छर की तुलना करें तो मच्छर पता चलेगा 2-3 दिन का उम्र है उसका, और एक मनुष्य 80 साल। तो देखो तो इनमें भिन्नता है ना जीवन काल के हिसाब से। अच्छा, जैसे अगर मैं कछुआ की बात करूं तो सुने होंगे कि 500 साल तक भी वो जी सकते हैं, 500 साल तक भी जी सकते हैं, ठीक है। तो इनका जीवन काल अच्छा है, ज्यादा है, इनका जीवन काल कम है, हम लोग का 80 साल के आसपास है। तो अगर जीवन काल के हिसाब से देखें तो इनमें भी आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। अच्छा, जीवन काल छोड़िए, अगर हम लोग बात करें इनके भोजन के तरीके के आधार पर, तो जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, हम लोग पढ़े हुए हैं 8 क्लास में स्वपोषी परपोषी जीवों के बारे में, है ना। जैसे जो वैसे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और वो जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, उनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उनके पत्तियों में, जिसके कारण पत्तियां हरी होती है, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन परपोषी में मनुष्य आ जाएगा, बहुत सारे पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, जैसे अमरबेल आपका मशरूम हो गया, ये सब क्या है, परपोषी होते हैं। ये दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर उनके हिसाब से देखें, अगर उनके इसमें भी और भिन्नता देखें तो ऐसे भी जीव हैं जो शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ जीव होते हैं सर्वाहारी, जैसे मनुष्य हो गया मांस मछली भी खाता है और शाकाहारी भोजन भी करता है। बंदर की बात करें तो शाकाहारी होते हैं, शेर की बात करें तो ये मांसाहारी होता है। तो ऐसे अगर जीवों की बात करेंगे तो इनके खान पान में भी अलग अलग आपको भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, है ना जी। ये जितने प्रकार के आप जीव देखते हैं, ये सभी जीवों की उत्पत्ति सिर्फ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव से ही हुई है। वही वेरिएशन धीरे धीरे वो वृद्धि विकास करके वो आगे बढ़ते गए, और लगभग 3.5 अरब वर्ष में, 3.5 अरब वर्ष में यह परिणाम है कि इतनी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। भिन्न प्रकार के जीव 3.5 अरब वर्ष में इतनी भिन्नताएं और इतने सारे जीव आपके धरती पे दिखाई देते हैं। तो समझिए लगभग 3.5 अरब वर्ष में जितने जीवों की उत्पत्ति हुई है, लाखों संख्या में है ये जीव, और इन जीवों की अगर सही तरीके से अध्ययन करना है, प्रभावी ढंग से इसका अध्ययन करना है, तो इन जीवों को एकदम क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से सजाना होगा, उनका वर्गीकरण करना होगा, है ना, वर्गीकरण करना होगा, उनको अलग अलग वर्गों में बांटना होगा, ताकि हम लोग उनका अध्ययन आसानी से कर सके, सही तरीके से कर सके। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि उनके बारे में, एक एक जीव के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जान सके, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे अगले वीडियो में इन सभी जीवों का वर्गीकरण का आधार समझेंगे कि किस तरह से उनका वर्गीकरण किया जाता है, कैसे वो जीवों को हम लोग वर्गीकृत करेंगे, ताकि सबको अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से, उनको क्रमबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग उनका अध्ययन कर सके। क्योंकि एक एक जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे तो सालों वर्ष लग जाएगा और पता चलेगा कुछ नए जीवों की भी उत्पत्ति हो गई। तो अच्छे से पढ़ने के लिए, प्रभावी ढंग से पढ़ने के लिए आपको भी ध्यान से देखना होगा, चैप्टर को समझना होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ढंग से मेहनत करिए, मेरी बातों को सुनिए, चैप्टर को समझिए, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा।
दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।